अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। साबिक़ MP मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाज़ीपुर की MP MLA कोर्ट ने 10 साल और उनके भाई BSP के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट अफजल को 4 साल की सज़ा सुनाई। मुख्तार पर 5 लाख और अफजल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। अफजल को कड़ी सिक्योरिटी के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक MP अफजल जमानत पर थे। मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजल खुद कोर्ट पहुंचे। अफजल को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। ऐसे में उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत जाना तय है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इसकी तस्दीक की है। अंसारी ब्रादरान 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय के कत्ल के 2 साल बाद दर्ज किया गया था। केस में राय के कत्ल के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा के अगवा और कत्ल को बुनियाद बनाया गया था। कृष्णानंद राय के कत्ल मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को बरी कर चुका है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला इसी से जुड़ा है। 23 सितंबर 2022 को दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इल्जाम तय हुए थे। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, हालांकि जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और असेंबली से नाअहल करार दिए गए साबिक़ रुकन असेंबली आजम खान ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया। तवील अरसे के बाद आजम खान ने खराबी सेहत के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा ज़बी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई, जो रामपुर बल्दिया के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए आजम खान ने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि उन्हें अपनी जान का खौफ है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि उन्हें भी गैंगस्टर और सियासतदान अतीक अहमद की तरह गोली मार दी जाएगी। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया गन गोली चला गया? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजाम हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ। आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वोट डालेंगे, यह हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना, शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया गोली चला गया? महाराष्ट्र के लातूर में गौ रक्षकों ने एक मुस्लिम ड्राइवर को सर पर टोपी पहनकर गाय के सामने झुकने पर मजबूर किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हुजूम ने मुबैना तौर पर मुतासरा शख्स को मारा पीटा भी। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त वहां मुलाजिमीन पुलिस मौजूद थे। सर पर टोपी पहने और गाय के सामने झुकने पर मजबूर करने के वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने के बाद लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक लातूर के SP सोमे मुंडे ने 2 कांस्टेबल्स और 3 होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की है, जो मुबैना तौर पर हमले के वक्त मौजूद थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में ड्राइवर पर हमला करने वाले गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बताया गया कि ड्राइवर 23 अप्रैल को पटोड़ा की जानवरों की मंडी से जुमला 15 मवेशी एक मिनी ट्रक में ओसा मंडी ले जा रहा था। उसके पास मवेशियों की तिजारत के लिए तमाम जरूरी कानूनी कागजात थे, लेकिन मंडी पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कानूनी दस्तावेजात के बावजूद ड्राइवर के खिलाफ जानवरों पर जुल्म करने पर FIR दर्ज की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 7वें दिन भी जारी है। पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यन ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हफ्ते की सुबह 7:45 बजे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पहलवानों से मिली। शाम 4 बजे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी आए और पहलवानों
को अपनी तायद का ऐलान किया। पहलवानों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं तो उसकी कॉपी किसी को अब तक क्यों नहीं मिली। किसी को नहीं मालूम कि उस एफआईआर में क्या लिखा गया है। उस शख्स ने बृजभूषण सिंह पर संगीन इल्जामात है तो पहले उनको ओहदे से हटाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे पीएम मोदी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पहलवानों की फिक्र होती तो अभी तक उनसे बात या मुलाकात क्यों नहीं करते। किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धारा है, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, उन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का एक्शन बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 एफआईआर उन्होंने इनिशियली दर्ज किए हैं। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है, उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में जो है छेड़खानी के आरोप में जो सीनियर महिला पहलवानों ने, और अब इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर होना चाहिए, उसको लेकर आप अरेस्टिंग। देखिए, सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। पार्टी के सिटिंग एमपी हैं और इस वजह से भी कार्रवाई में लगी हुई है। आप देखिए, जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो है इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। वो ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर उनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था, गाड़ी चढ़ा दी थी, उसको किसान को गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा तंत्र उसको बचाने लग गया था। आज एक आदमी की बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। तो संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बाप का नहीं किया जाएगा। गलत बात है। देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं बताओ, एक पद पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट एक एफआईआर दर्ज कराने के
खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए, सुप्रीम कोर्ट लग गया। अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। ये बच्चियां अपने लिए नहीं लड़ रही, ये पहलवान अपने लिए नहीं लड़ रहे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, सब लोग जो ये टीवी देख रहे हैं, सब लोग 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आओ, इनका साथ दो और मेरा दिल। पहलवानों की शिकायत पर जुम्मे की देर रात दिल्ली पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज कर लिए जाने के बाद हफ्ते को उत्तर प्रदेश के गुना में ब्रिजभूषण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का धरना नहीं है, मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूं। हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं। मुलजिम बनकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हर रोज नई डिमांड आ रही है। इस पूरे मामले में उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का हाथ है। 12 साल से शिकायत उनके खिलाफ किसी ने नहीं की। अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफा मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर घर वापस जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि सिकंदर हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह फंसा गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति, अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि सिकंदर हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, कांग्रेस ने हफ्ते को कहा कि रेसलिंग एसोसिएशन के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह एक माफिया हैं और उन पर इल्जाम लगाने वाले खिलाड़ियों और उनके खानदान पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के लिए तमगे जीतने वाली खवातीन खिलाड़ी इंसाफ के लिए दर-दर ठोकरें खा रही हैं और हाथ से तंग आकर यहाँ जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत उनकी आवाज नहीं सुन रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से न सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। ऑलरेडी हमें खिलाड़ियों द्वारा जानकारी दी गई है कि तमाम जो पीड़िता थी, जो खिलाड़ी थी, हमारी बेटियां थी जो आगे आई इस मामले में, उनको और उनके परिवार पे दबाव बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। कोर्ट भी, न्यायपालिका भी इस बात का संज्ञान ले, ऐसा हम आगे न्यायपालिका से भी करते हैं और मुझे विश्वास है न्यायपालिका इस बात का संज्ञान लेगी कि इस तरीके से प्रभावित करने के प्रयास जारी हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए
उनको सारे पदों से बर्खास्त किया जाए। जो रेसलिंग फेडरेशन के पद उनके ऊपर हैं, उन सभी, ताकि वो प्रभावित इसको नहीं कर पाए। हम दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये वही दिल्ली पुलिस है जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि उनको कोई मिला वहां, वो यहां पे घटित नहीं हुआ मामला, लेकिन दिल्ली पुलिस अगले दिन हमारे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के घर। कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इंतखाबात होंगे। वोटिंग से 11 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के 2 दिन के दौरे पर हफ्ते के रोज बीदर पहुंचे। उन्होंने 3 इंतखाबी जलसों से खिताब किया। सबसे पहले 11 बजे हुमनाबाद में एक मीटिंग से उन्होंने करीब 36 मिनट का खिताब किया। दूसरी दोपहर 1:15 बजे विजयपुरा में, वहां 27 मिनट वो बोले। मोदी 2:45 बजे बेलगावी के कुडाची में 38 मिनट बोले। बीदर में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार गालियां दी। गालियों के डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इनकी ये हालत आज नहीं होती। साथियों, आज आप सभी देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का कितना लाभ किया है। छोटे छोटे खर्चे के लिए किसानों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो यहां कांग्रेस और जेडीएस की ही सरकार थी, लेकिन ये लोग लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में ही रुकावटें पैदा करते थे, लिस्ट नहीं भेजते थे। बताओ, आप सोच सकते हैं कांग्रेस जेडीएस को किसानों से कितनी नफरत है। राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं देना था, पैसा हम दिल्ली से भेज रहे थे। उनको तकलीफ ये थी कि बीच में कोई कटकी नहीं हो रही है, माल खाने को मिल नहीं रहा है, ये सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगर हर किसान के लिए 6,000 रुपया भेजे तो यहां की भाजपा सरकार ने उसमें 4,000 रुपया और जोड़ दिए, यानी किसानों को और ज्यादा मदद। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कर्नाटका के लगभग 60 लाख किसानों को मिला है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कर्नाटका में बीजेपी के कई इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और कहा कि कर्नाटक को डबल इंजन वाली सरकार ही नंबर 1 रियासत बना सकती है। धर्म का प्रचार कर धर्म की बहुत बड़ी सेवा करने का काम श्री नारायण गुरु ने किया है। हमारे वरिष्ठ नेता पीएस आचार्य जी, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र के लिए, इसके विकास के लिए पूरा जीवन काम करा, मैं बीएस आचार्य जी को भी नमन करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब पीएफआई ने हमारे युवा नेता प्रवीण नेतारू की
हत्या कर दी थी। मैं प्रवीण नेट्टारू की जान तो वापिस नहीं ला सकता। नृशंस हत्यारों ने प्रवीण नेट्टारू की हत्या की थी, पर जिस संगठन ने की थी वो संगठन पर मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर आज पूरे कर्नाटक से पीएफआई के 92 एक्टिविस्टों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति के कारण पीएफआई को ताकत देने का काम किया। जब उनकी सरकार आई, पीएफआई पर बने मुकदमों को ठीक करने का काम सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार ने किया। यही फर्क है। उडुपी वालों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को तर्क पर रख सकती है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति में नहीं मानती। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमने पीएफआई पर बैन लगाकर दक्षिण भारत को सुरक्षित। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज कर्नाटका में कई इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत वाला मॉडल नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी काफ़ी करप्ट है और बीजेपी ने कर्नाटका में इख्तिदार हासिल करने के लिए ऑपरेशन कमल चलाया था ताकि रियासत के असासों को लूटा जा सके। ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತೀರಿ, ಬೈತೀರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಲಂಚಖೋರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಜನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ನೀವು ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರ, ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀದಾ ಇಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿಬಿಐ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐ ಕಳಿಸಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಇಡಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಸಿಬಿಐ? ಎಲ್ಲಿದೆ? रामनवमी के बाद बिहार के कई शहरों में फिरकावाराना फसादात हुए थे। सासाराम और बिहार शरीफ में गोलीबारी, बमबाजी और कत्ल जैसे वाकयात भी पेश आए। सासाराम तशद्दुद मामले में पुलिस ने बीजेपी के साबिक एमएलए जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इस पर बिहार में सियासत फिर तेज हो गई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी एमएलए के पकड़े जाने पर सवाल उठाने पर तीखा रद्द-ए-अमल दिया। 22 बार परिहार परिषद का बैठक हुआ और 698 बंदियों का मुक्त किया गया। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बार केंद्र से ही आया है। तो आप समझिए कि तारीख जो होता 26 तारीख को, 26 जनवरी को और 15 दिवस के तो उस सब में कितने लोगों को छोड़ा जाता है? अब कहाँ है इनका? अब बिहार में था तब बिहार में भी इसको खत्म कर दिया गया। यहाँ इस पर नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? आप जरा बताइए कि कोई डिफरेंस होना चाहिए जी। किसी की हत्या होती है तो क्या कोई एक सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या दोनों में फर्क रहना चाहिए? आज तक नहीं होता है। कोई बोलिए इसी बार कितना हुक्का हुआ है? आई तो हर बार न होता रहता है कि कोई एक बार, इसलिए आपको बता दिए कि कितना ज्यादा हुआ है बिहार में 27 से अब तक तो कितना हुआ है। तो इस बार भी हो गया तो 27 के बारे में हुआ, 27 हुआ है तो 27 हुआ, उसमें 1 ही %
चर्चा हो रही है? ये किस बात पर की चर्चा हो रही है बताइए? इसका तो कोई मतलब नहीं है। और फिर तरह तरह के लोग बयान देते हैं, तो हमको तो आश्चर्य लगा। तो हमको ये कहना उचित नहीं है। तो आप लोग जरा फोटो, एक एक चीज को आप देख लीजिए। आप सुन लीजिए कि आजीवन कारावास में बंद कैदियों की वास्तविक अवधि 14 वर्ष एवं परिहार जोड़कर 20 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत कारा से मुक्त करने का प्रावधान है, जो बता रहे हैं। अब आप देख लीजिए बिहार में पप्पू यादव जुमेरात के रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में शामिल होने पहुंचे थे। पहलवानों ने इस बार कायरीन और सियासी पार्टियों को धरने में शामिल होने का इन्विटेशन दिया था। इसी धरने में शामिल होने पहुंचे पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने सीएम योगी की लोकसभा में रोने की नकल उतारते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सदन में ऐसा रो रहा था योगी हम लोग के सामने, इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे कर रो रहा। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, बड़ी मारा दी, बड़ी क्या डरपोक। ये सिस्टम मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे? अब हम कुछ नहीं गए, इससे आगे कुछ नहीं। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के। फौज में खवातीन अफसरों की जिम्मेदारी का दायरा मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और पहली बार फौज की आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 खवातीन अफसरों को कमीशन दिया गया है। आर्मी की ट्रेनिंग एकेडमी में जबरदस्त और सख्त ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट महक सैनी को सर्वेलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट पी मुदगुल को मीडियम रेजिमेंट और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को रॉकेट रेजिमेंट में तैनात किया गया है। फौज के जराये के मुताबिक इन 5 खवातीन अफसरान को अपने सामने मर्द अफसरान की तरह बराबर मौके मिलेंगे और उन्हें भी एक जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में हफ्ते के रोज एक 3 मंजिला गोदाम ढह गया। इसमें रहने और काम करने वाले लोग फंस गए। हादसे में 2 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। 12 लोगों के वहां फंसे होने का अंदेशा जताया गया था। इंतजामिया ने वहां राहत के लिए मलबे को हटाने का काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फौज की एम्बुलेंस सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 2 जवान जख्मी हो गए। जानकारी मिलते ही फायर सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंची और जवानों की लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला। दोनों जख्मियों को फौज के अस्पताल राजौरी रिफर किया गया। उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास केरी सेक्टर में पेश आया। मोदी सरनेम हतक इज्जत मामले में राहुल गांधी की पिटीशन पर गुजरात हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। जुमे के रोज कोर्ट में राहुल की जानिब से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मर्डर नहीं किया। अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो 8 साल तक वो इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। सियासत में 1 हफ्ता भी लंबा वक्त होता है, 8 साल में तो पिटिशनर्स का सियासी करियर ही खत्म हो सकता है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।